हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे थिंकर की जिनके इकोनॉमिक आइडियाज आज भी रेलिवेंट है। या आई एम टॉकिंग अबाउट कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है। ही रोट वन ऑफ द फेमस बुक दैट इज अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने बताया हाउ टू गवर्न अ किंगडम, रन द इकोनॉमी और टेक केयर ऑफ पीपल। दैट मीन्स उन्होंने बताया कि कैसे किंगडम को चलाना है, एक राज्य को कैसे चलाना है, कैसे इकोनॉमी रन करनी है, या फिर कैसे लोगों का वेलबिंग देखना है, या फिर कैसे लोगों का वेलफेयर करना है, उनका वेलबिंग देखना है। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ कौटिल्य's अर्थशास्त्र, जहां पर हम कौटिल्य के इकोनॉमिक आइडियाज को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी उनके 5 इकोनॉमिक आइडियाज डिस्कस कर लिए थे एंड इस पार्ट में बचे हुए 5 इकोनॉमिक आइडियाज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो इफ यू रिमेंबर, हमने कौटिल्य के जब इकोनॉमिक आइडियाज डिस्कस करे थे इन द पार्ट 1, तब वहाँ पे हमने स्लेवरी की बात करी थी, वहाँ पे हमने वेल्थ की बात करी थी। एंड आज वैसे ही हम पॉपुलेशन के बारे में बात करने वाले, दैट व्हाट वर द व्यूज ऑफ कौटिल्य ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के ऊपर कौटिल्य के क्या व्यूज थे, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो कौटिल्य कहते हैं अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ ग्रोइंग पावर। वो पॉपुलेशन को एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मानते हैं। ठीक है, उन्होंने पॉपुलेशन को एक इकोनॉमिक एसेट की तरह कंसिडर किया है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एसेट है, दैट इज पॉपुलेशन। उनके अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उससे इकोनॉमी जो है ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, बिकॉज आपको ज़्यादा मैन पावर मिलेगी फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आर्मी। ठीक है, तो व्हाट आई मीन बाय इज दैट कि जो कौटिल्य है उनका ये मानना था कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा क्रॉप्स उगा पाएंगे। ठीक है, एंड ज़्यादा लोग होंगे तो वो इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड इसको अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे, एंड जितने ज़्यादा लोग होंगे इंडस्ट्रीज में उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उनका ये मानना था। इवन वो ये तक बिलीव करते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा वैल्यूएबल है। मतलब मैन पावर जो है या जो ह्यूमन्स है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू द नेचर। ठीक है, जैसे नेचर ने हमको लैंड दी है, बट लेकिन उस लैंड पे विदाउट ह्यूमन्स आप कुछ भी ग्रो नहीं कर पाओगे, कोई भी क्रॉप्स उगा नहीं पाओगे। सो उनके अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज से भी ज़्यादा वैल्यूएबल कौन है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कौटिल्य ने 2 चीज़ों को सपोर्ट किया, दैट इज अर्ली मैरिजेस एंड इमिग्रेशन। अर्ली मैरिजेस को क्यों सपोर्ट किया, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग अगर जल्दी शादी होगी, जल्दी मैरिज होगी, तो ऐसे में जो फैमिलीज है वो जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएगी। एंड इमिग्रेशन को क्यों सपोर्ट किया, तो पहले तो इमिग्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई बाहर का आउटसाइडर या फॉरेनर आके जो है हमारी कंट्री में रहे, या बाहर की किंगडम वाला आके जो है हमारी किंगडम में रहे। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इमिग्रेशन। तो अब यहाँ पे जब आउटसाइडर्स आके जो है यहाँ पर रहेंगे तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम ऐसे में स्किल्ड आउटसाइडर्स को जो है हमारे किंगडम में लेके आ सकते हैं टू इवन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन तो बढ़ा ही रहे, मैन पावर तो बढ़ा ही रहे, बट हम स्किल्ड लोगों को लेके आ रहे हैं सो दैट वो क्या करेंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे। एंड ऐसे में कल्चरल एक्सचेंज भी होगा कि हमको उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा एंड उनको हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा। सो यहाँ पर उन्होंने जो है अर्ली मैरिजेस एंड इमिग्रेशन को जो है सपोर्ट किया है कौटिल्य ने। ठीक है, तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग एक ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या चीज़ इंश्योर करती है, लेबर की अवेलेबिलिटी। ठीक है, मार्केट का एक्सपेंशन कि मार्केट जो है हमारा एक्सपांड होगा। ठीक है, स्टेट की पावर, तो ये सब जो है वैसे भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स है और वी कैन से इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कौटिल्य का मानना था कि एक ग्रोइंग पॉपुलेशन से लेबर की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, स्टेट की पावर बढ़ जाएगी, मार्केट का एक्सपेंशन होगा। दीज फैक्टर्स आर द पिलर्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो ये मानना था किसका, कौटिल्य का। ना उन्होंने वैल्यू ऑफ गुड्स भी डिटरमाइन किया, तो इस चीज़ में उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच जो है उसे फॉलो किया एंड यहाँ पर गुड्स की वैल्यू डिटरमाइन करी। तो उन्होंने बोला किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड या किसी भी आइटम की जो प्राइस है वो मेनली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या क्या है कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है एंड टाइम एंड प्लेस क्या है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है किसी भी कमोडिटी की प्राइस। ठीक है, यूटिलिटी मतलब कि उसकी यूजफुलनेस कितनी है, कि वो कितनी यूज आ रही है आपके, वो कितनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, तो वो चीज़ डिटरमाइन करेगी उसकी प्राइस। दैट मीन्स अगर वो ज़्यादा यूजफुल है या उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है तो ऐसे में उसकी प्राइस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकेंड, उसकी सप्लाई कितनी है, अगर कम सप्लाई है तो उसकी प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड डिमांड क्या है उस प्रोडक्ट की या उस आइटम की, तो यहाँ पर हाइयर डिमांड से क्या होगा, हाइयर वैल्यू होगी उसकी। ठीक है,
एंड टाइम एंड प्लेस यहाँ देखा जाएगा, तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो चेंज होते रहते हैं टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग, कि कब उसे बेचा जा रहा है एंड कहाँ उसे बेचा जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू ऑफ गुड्स चेंज होती है। तो ये चीज यहाँ पर बोली कौटिल्य ने। एंड इवन कौटिल्य ने रिलेटिव वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे भी फोकस किया। उन्होंने बोला कि एक कमोडिटी को अगर दूसरी कमोडिटी के साथ कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ यूजफुलनेस एंड स्कार्सिटी, तो वो चीज भी उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं डिटरमाइन करती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स थे प्राइस डिटर्मिनेशन के, वो बहुत पहले ही समझ लिए थे। इवन अभी जो थ्योरीज है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की रिगार्डिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, ये भी बाद में फॉर्म हुई, उससे पहले ही कौटिल्य ने इस चीज को जो है कहीं ना कहीं समझ लिया एंड इस चीज को जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे ये चीज ये शो करती है कि कौटिल्य बिलीव करते थे फेयर प्राइसिंग में, कि किसी भी कमोडिटी की एकदम फेयर प्राइस होनी चाहिए, न तो ज्यादा न कम होनी चाहिए। मतलब वो मार्केट्स के मैनिपुलेशन पे जो है बिलीव नहीं किया करते थे, कि मार्केट्स का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए या ओवर प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज में वो बिलीव नहीं किया करते थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कौटिल्य ने वेल्थ क्रिएशन के लिए एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स को उसका इंजन बोला। दैट मीन्स उन्होंने बोला कि वेल्थ क्रिएशन के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने इसके लिए इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड दोनों को जो है एनकरेज करा। और उन्होंने बोला अगर आपको स्मूथ एंड फेयर ट्रेड जो है इंश्योर करना है, तो उन्होंने कुछ पॉइंट सजेस्ट किए उसके लिए। कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर आपको स्मूथ और फेयर ट्रेड जो है इंश्योर करना है, तो आप स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर का जो है यूज करो, ठीक है, सो दैट कोई भी चीटिंग ना हो आपके साथ। सेकेंड उन्होंने बोला कि प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए मार्केट्स का, और आपको इंश्योर करना है कि फेयर प्राइसेस हो, ओवर प्राइसिंग या ये सब चीजें नहीं हो, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो मार्केट में, ठीक है। एंड ब्लैक मार्केटिंग को जो है आपको डिस्करेज करना है, ठीक है, तो वो चीज बोली कौटिल्य ने। उसके अलावा आप ट्रेड ऑफिसर्स अपॉइंट करो जो कि मार्केट्स को सुपरवाइज करेंगे और देखेंगे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। एंड उसके अलावा आप वेयर हाउसेस, ट्रेड सेंटर्स या रेस्ट हाउसेस जो है उसे स्टैब्लिश करो फॉर ट्रैवलिंग मर्चेंट्स। ट्रैवलिंग मर्चेंट्स के लिए आपको जितने भी गोडाउन्स होते हैं, स्टोर हाउसेस होते हैं, या ट्रेड सेंटर्स या रेस्ट हाउसेस जो होते हैं, वो सब चीज़ें आपको स्टैब्लिश करनी, ठीक है। तो ये चीज़ बोली कौटिल्य ने टू एंश्योर स्मूथ एंड फेयर ट्रेड, ओके। एंड कौटिल्य ने बोला कि ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड डिसिप्लिन आर वेरी नेसेसरी फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड रिलेशन बनाने विद एनी किंगडम और कंट्री, तो ऐसे में आपको जो है ऑनेस्टी होना, डिसिप्लिन होना, फेयरनेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने जितनी भी फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट भी वॉर्न किया। एंड उनके अकॉर्डिंग ट्रेड जो है केवल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बट एक डिप्लोमेटिक टूल है जिससे आप फ्रेंडली रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं विद अदर किंगडम्स और विद अदर कंट्रीज, ठीक है। तो वो चीज़ बोली कौटिल्य ने। नेक्स्ट कौटिल्य ने वेलफेयर स्टेट के बारे में बोला। तो कौटिल्य का विजन था दैट किंग शुड नॉट बी अ बॉस बट अ गार्जियन, ठीक है। बेसिकली कौटिल्य ये कहना चाह रहे थे कि किंग को जो है डिक्टेटर की तरह रूल नहीं करना चाहिए, उल्टा उसे एक फादर फिगर की तरह रूल करना चाहिए, सो दैट पीपल विल फील सिक्योर। दैट मीन्स कौटिल्य क्या कहना चाह रहे थे कि किंग की ड्यूटी है टू इंश्योर द वेलबिंग ऑफ हिज पीपल। एंड लोगों का वेलबिंग कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है जैसे कि फेमाइंस, फ्लड्स, ड्रॉट, तो ऐसे में किंग को क्या करना है, उन्हें रिलीफ प्रोवाइड कराना है, ठीक है। उन लोगों में एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों को प्रमोट करना है, ठीक है। और जो भी वनरेबल सेक्शंस है जैसे कि पुअर हो गए, ऑर्फन्स हो गए, विडोज हो गई, ठीक है, या एल्डर पीपल हो गए, तो इन सबको क्या करना है, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। और आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये इंश्योर करना है कि सबको जस्टिस मिले और सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है एज अ किंग, एंड दीज आर योर ड्यूटीज दैट यू हैव टू परफॉर्म, ठीक है। तो कौटिल्य ने एडवाइस किया किंग को दैट ही शुड एक्ट लाइक अ फादर फिगर एंड नॉट अ डिक्टेटर, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि जो स्टेट रिसोर्सेज है उनको किसके लिए यूज करना है, लोगों के लिए यूज करना है। तो उससे किंग की जो है कमिटमेंट कहीं ना कहीं दिखेगी लोगों की तरफ, एंड दैट विल बी अ पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस मॉडल, जहां पर लोगों को मेन फोकस रखा जा रहा है, उनकी भलाई के लिए, उनकी वेलबिंग के लिए काम किया जा रहा है, नॉट फॉर हिज ओन बेनिफिट, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई। नाउ कौटिल्य ने पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेशन एंड रेवेन्यू के बारे में भी बोला था। तो जो टैक्सेशन है उन्होंने बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया था कौटिल्य ने, ठीक है। उन्होंने टैक्सेस को 3 मेजर टाइप्स में क्लासीफाई किया था, लैंड टैक्स, ट्रेड टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स। लैंड टैक्स जो है वो एक ऐसा टैक्स है जो कि फार्मर्स या लैंड ऑनर्स से कलेक्ट किया जाएगा।
तो जो लैंड टैक्स है वो एक ऐसा टैक्स है जो कि फार्मर्स या लैंड ऑनर से कलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन दियर फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। उनकी लैंड की फर्टिलिटी कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, उस अकॉर्डिंग जो है उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। एंड ट्रेड टैक्स जो होगा वो गुड्स पे लगेगा ड्यूरिंग इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन विद इन द स्टेट। कि अगर आप कोई गुड इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर विद इन द स्टेट जो है आप इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा, दैट इज ट्रेड टैक्स। ठीक है। एंड प्रोफेशनल टैक्स जो है वो उन लोगों पे लगेगा जो कि स्किल्ड प्रोफेशंस में या क्राफ्ट्स में एंगेज्ड है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर उन्होंने बोली। लैंड टैक्स की बात करी, ट्रेड टैक्स की बात करी एंड प्रोफेशनल टैक्स की बात करी। लैंड टैक्स जो कि फार्मर्स या लैंड ऑनर्स पे लग रहा है। ठीक है। ट्रेड टैक्स इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन पे लग रहा है, या फिर प्रोफेशनल टैक्स जो कि उन लोगों पे जो कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स है। ठीक है। तो उन लोगों पे लग रहा है। तो अब यहाँ पे टैक्स तो क्लासिफाई कर दिया कौटिल्य ने, बट अब वो लगना कैसे चाहिए? तो यहाँ पर कौटिल्य ये बिलीव करते थे कि जो टैक्स होना चाहिए वो फेयर, रेगुलर और नॉट बर्डनसम होना चाहिए। मतलब किसी पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, एकदम फेयर टैक्स होना चाहिए। तो वो चीज यहाँ पर कौटिल्य ने बोली। कौटिल्य कहते हैं टैक्स जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए और उनकी कैपेसिटी पे होना चाहिए कि लोग कितना पे कर पा रहे हैं, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन पे टैक्स लगना चाहिए। मतलब वो बिलीव करते थे प्रोग्रेसिव टैक्स में। ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि टैक्स से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ही वाइजली यूज किया जाना चाहिए। ऐसे किसी भी खर्चे के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर के लिए वो जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है टैक्स से वो यूज किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बोली। तो उन्होंने बजट प्लानिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ऑडिट्स, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इन सब चीजों पर भी एम्फेसाइज किया। मतलब उन्होंने ये इंश्योर किया कि कहीं भी करप्शन ना हो, अच्छे से सारे जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो, ऑडिट्स हो अच्छे से, और एक प्रॉपर बजट प्लानिंग हो कि आपने ये जो रेवेन्यू अर्न किया है वो कहाँ कहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ों पर भी उन्होंने जो है एम्फेसाइज किया। अब उन्होंने बोला कि ये जो पब्लिक फंड कलेक्ट हुआ है या ये जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है थ्रू टैक्सेस, ये कहाँ यूज होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए एंड रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है। तो इन सब जगह पे जो है ये पब्लिक फंड या फिर ये जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है थ्रू टैक्सेस, इन्हें यूज किया जाना चाहिए। एंड कौटिल्य ने ये भी बोला कि फाइनेंशियल ऑफिसर्स का जो है अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो कि सुपरवाइज करेंगे रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर को, कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, एंड वो जो रेवेन्यू है उसे किस तरीके से जो है खर्च किया जा रहा है या किस तरीके से उसका यूज लिया जा रहा है। तो वो सब चीजें जो है इंश्योर करेंगे फाइनेंशियल ऑफिसर्स। ठीक है। तो ये सब चीजें ये शो करती है कि कौटिल्य को कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग थी पब्लिक फाइनेंस की, अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की, जो कि उनकी टाइम से बहुत ही ज्यादा आगे थी। नाउ कम्स द कंक्लूजन। तो ये जो 5 आइडियाज जो आज हमने डिस्कस करे इन दिस पार्ट 2, या फिर हम 10 इकोनॉमिक आइडियाज की बात करें जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मिलकर डिस्कस करे हैं, तो ये जो 10 इकोनॉमिक आइडियाज थे कौटिल्य के, ये बहुत ही प्रैक्टिकल थे, एथिकल थे एंड लॉन्ग टर्म विजन थे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के, कि किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इकोनॉमिक आइडियाज थे बाय द कौटिल्य जो उन्होंने कवर करे थे इन हिज बुक अर्थशास्त्र। तो अगर यहाँ पर मेन पॉइंट्स देखा जाए कि उनका इकोनॉमिक मॉडल कैसा था, तो वो कहीं ना कहीं पीपल सेंट्रिक था, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलबींग के बारे में उन्होंने सबसे पहले बात करी हमेशा। ठीक है। स्टेट सपोर्टेड था, वो हमेशा स्टेट को सपोर्ट कर रहे थे कि स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए, स्टेट को जो है स्ट्रेंथन करना है, उसकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, एथिकली गाइडेड था। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र को वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स बनाती है ऑफ सिस्टमेटिक इकोनॉमिक थॉट इन इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ कौटिल्य। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, नहीं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। And also, if you have any queries or any doubts regarding any point or any topic, then you can always let me know in the comment section and I'll try to reply all your comments as soon as possible. And the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.